हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स का क्लास 12 का लेने जा रहा हूँ और यह पहला क्लास है जो हिंदी मीडियम में होगा। फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया इसे आप लोग ध्यान से सुनें, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर विद्युत। तो सबसे पहले जो है से स्थिर विद्युत को हम लोग परिभाषित करेंगे। तो स्थिर विद्युत जो है से कहने से ही स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत जो है से स्थिर आता होगा, यानी कि स्थिर से संबंध होगा विद्युत का। तो देखिए, इसको जो है से परिभाषा दिया जाता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसको स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अब आइए, वस्तुओं को रगड़ने से आवेश की पैदाइश जो होती है, वस्तुओं को रगड़ने से जो आवेश की पैदाइश होती है, जैसे मान लिया कि कंघी को आप केस से रगड़ रहे हैं तो वह चार्ज हो जाता है। तो यह जो है इस चीज का जो है डिस्कवरर, इस चीज का खोजकर्ता जो है से कौन था? गिलबर्ट था। देखिए, धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो इस चीज का जो है से खोजकर्ता कौन था? तो फ्रैंकलिन था। अब आइए, मौलिक आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मौलिक आवेश का मतलब आप समझिएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी किसी बॉडी पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटा नहीं हो सकता है। यानी मौलिक आवेश जो है से आवेश की वह न्यूनतम मात्रा है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और वह उसका मान क्या होता है? 1.6 गुने 10 को पावर -19 कूलम या 4.8 गुने 10 टू द पावर -10 स्टेट कूलम, जो निगेटिव होगा। अब आइए, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण किसको कहते हैं? तो कोई भी बॉडी जो है, कोई भी वस्तु जो है, चार्ज कैसे होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण कोई बॉडी आवेशित हो जाता है, और वह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के रूप में करता है। 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, 20 इलेक्ट्रॉन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, इस तरह से लॉस या गेन कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, ऐसा नहीं है। यानी n का मान जब भी होगा तो होल नंबर के रूप में होगा। तो इसी चार्ज के आवेश के इस गुण को आवेशों का क्वांटीकरण कहा जाता है। तो मान लिया कि कोई बॉडी अगर 10 गो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो उस पर जो आवेश आएगा वह पॉजिटिव आएगा, और आवेश का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 10E। तो 10E, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि Q बराबर प्लस माइनस यानी, यानी अगर लॉस करेगा तो प्लस लीजिएगा, अगर मान लिया गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तब माइनस लीजिएगा। और n का मान जो होगा वह पूर्ण संख्या होगा, 1 0 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। अगर Q बराबर NE में कोई पूछ दिया कि n क्या होगा, तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखे हुए है, तब तो आप कहिएगा कि n पूर्णांक संख्या होगा, इंटीजर होगा। तो पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है? 0 +- 1 +- 2 माने कुछ भी हो सकता है। तो प्लस माइनस है तो प्लस यूज तब करेंगे जब लॉस करेगा, माइनस यूज तब करेंगे जब गेन करेगा। तो इस गुण को आवेशों का क्वांटीकरण कहा जाता है। भाई, आवेश का कुछ प्रॉपर्टी गुण के बारे में बता रहे हैं। आवेश अदिश राशि होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसी तरह से आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश जो है से क्या होता है? एडिटिव होता है, योगशील होता है। बहुत मान लिया Q1 Q2 Q3 इस तरह से आवेश है, तो कुल आवेश अगर निकालना है तो सबके जरिए। आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश जो है से क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। तो इस तरह से कूलम्स का नियम बता रहे हैं, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में देखिए, कूलम वैज्ञानिक का नाम था। तो क्या है कि सजातीय आवेश के बीच विकर्षण का बल क्रियाशील रहता है। सजातीय आवेश का मतलब हो गया कि मान लिया कि दोनों आवेश प्लस प्लस, एक आवेश प्लस है दूसरे को प्लस है, या दोनों माइनस माइनस है। तो अगर दोनों प्लस प्लस आवेश है तो उसके बीच विकर्षण लगेगा,
या प्रतिकर्षण उसी को कहा जाता है। और अगर विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश का मतलब अनलाइक चार्जेज, तो अनलाइक अगर चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उसके बीच जो है से कौन सा बल लगता है, तो आकर्षण का बल लगता है। विजातीय आवेश के बीच आकर्षण का बल लगता है। और तीसरा नियम बता रहे हैं कि दो आवेशों के बीच, मान लिया दो आवेश है, तो जब दो आवेश है और दोनों आवेश के बीच जो है से कुछ न कुछ तो बल लगेगा, या आकर्षण लगेगा या विकर्षण लगेगा। तो दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया कि Q1 तथा Q2 दो आवेश r दूरी से सेपरेट हैं और दोनों के बीच क्रियाशील बल का मान F का है। तो देखिए व्याख्या कर रहे हैं, मान लिया कि Q1 तथा Q2 दो आवेश r दूरी से पृथक है और दोनों के बीच क्रियाशील बल F है। तो F प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2, और F प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/r²। दोनों को मिलाइए, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई r²। अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कोई कांस्टेंट आएगा, तो वह आ जाता है F बराबर 1/4πε Q1 इंटू Q2 बाई r²। जहाँ एप्सिलॉन का मतलब होता है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी इसको कहते हैं, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। और एप्सिलॉन r का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता जो मात्रकहीन है। यह जो है आप निर्वात, यह जो है एप्सिलॉन r का मान जो है से एयर के लिए क्या होता है 1.0054 यानी करीब करीब 1। ऐसे ही कंपटीशन में आता है, तो इसको जो है ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 एक 1 दे देगा तो ग्रेटर पे मारिएगा, क्योंकि 1 से तो कुछ ज्यादा है। अब आइए इसका जो है से मात्रक और विमात्रक खोजते हैं, तो ये बराबर 1/4πε Q1 इंटू Q2 बाई r²। तो ये एप्सिलॉन को यहाँ लेके आ जाइए, F को यहाँ लेके आइए, तो देखिए एप्सिलॉन बराबर इतना आ गया है। तो आप देखिए 4π का तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये Q1 इंटू Q2 तो कूलम इंटू कूलम बटा न्यूटन इसका F का, और r माने दूरी है, मीटर स्क्वायर है, r² है, तो ये आ गया क्या कूलम स्क्वायर, न्यूटन के ऊपर लेके भागिए, तो न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगा। अब आइए इसके विमा के बारे में आइए, देखिए कूलम गुने कूलम, तो कूलम का मतलब आवेश आ गया, तो आवेश Q बराबर IT होता है, तो IT इंटू IT। तब आइए देखिए, अब फिर इसके बाद इसका है F है, तो F का होता है mL/2। और ये क्या है, दूरी है r², तो ये हो गया l²। अब इसको ऊपर लेके जाइएगा m⁻⁻1, l 2 1 3 हो गया, ऊपर गया -3। आई देखिए t 2 1 1 2 हो गया, i -2 था, ऊपर गया +2 हो जाएगा, तो इसके बाद 4 आ जाएगा t⁴ आई हो गया i²। इसके जगह पे a² भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है। अब आइए कूलम्स लॉ जो है इसकी सीमाएं क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है, तो यह दो बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है। दूसरा कह रहे हैं कि यह एक सेंट्रल फोर्स है, यह एक केंद्रीय बल है जो दो आवेशों के केंद्रों के बीच जो है केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बीच क्रियाशील होता है। यह जो है से एक अन्योन्य बल है, इट इज इंटरैक्शन फोर्स। यह जो है से नाभिकीय बल के लिए लागू नहीं होता है। नाभिकीय बल का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स में लगता है, जो नाभिकीय कण है उसके बीच में जो बल लगता है, तो नाभिकीय कण में कौन कौन होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो उसके बीच जो है से उसमें जो है से यह नॉट एप्लीकेबल, यह लागू नहीं होता है। यह एक वर्णनात्मक कथन है, इट इज क्या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। अब आइए कूलम्स लॉ का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। यह जो है से निम्नोक्त बातों को समझने में सहायता करता है। परमाणु से अणु का निर्माण आखिर कैसे हो जाता है, बहुत सा परमाणु मिलकर अणु का निर्माण क्यों कर लेते हैं, उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता होगा, तब तो जो है से अणु का निर्माण करते होंगे। तो यह समझने में सहायता जो करता है वह कूलम्स लॉ करता है। अणु या परमाणु से मिलकर ठोस द्रव ये सब का जो निर्माण होता है, जैसे ठोस का निर्माण हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वहां लगता होगा, तब तो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। कोई वस्तु का शेप ले लिया अपन, ठोस का निर्माण हो गया, द्रव का निर्माण हो गया। तो यह जो है से कूलम्स लॉ इस बात को समझने में सहायता प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन तथा नाभि के बीच जो बल क्रियाशील रहता है, तो यह जो है से कूलम्स लॉ इस बात को समझने में सहायता प्रदान करता है।
ये देखिए विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है। देखिए मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन जो है से आर दूरी से सेपरेट है, दो इलेक्ट्रॉन आर दूरी से सेपरेट है, तो इसके बीच जो विद्युत बल लगेगा उसको हम लिख दिया है एफ ही लिख दिया है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2/r² बताए थे, तो E1 × E2/r² लिख दिए। और यहाँ पर जो है से जरा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है से क्या है, तो Fg इसको लिख दिए, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो G होता है ना, इस तरह से होता है कि ये बराबर क्या होता है, ऐसे आप पढ़े होंगे कि G m1 × m2/r²। तो बस यही लिखे हैं, Fg लिख दिए, तो G का मान दे दिए 6.67 × 10⁻⁻11 है। Me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दूठो है, देखिए अब r²। अब Fe और Fg का जरा तुलना करते हैं, तो Fe में Fg से भाग देते हैं, तो देखिए r² तो कट जाएगा, तो 9 × 10⁻⁹ है, बटा में ही आ जाएगा। G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, तो देखिए इतना आ गया। E है, E² हो जाएगा, यहाँ Me × Me है तो m², तो E/me का दी होल स्क्वायर ऐसे कर दी, इसमें इसे भाग देंगे तो यही आएगा। तो E/m रेशियो जो थॉमसन ने निकाला था, जे थॉमसन, उसका मान क्या था, तो 1.7 × 10⁻11, तो इसका मान रख देंगे 1.7 × 10⁻11, तो ये पूरा इधर जो है से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मान करीब करीब क्या हो जाता है, 10⁻42 आएगा। 10⁻42 कब आएगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो है से क्या इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो 10⁻42 आएगा। अगर दो ठो प्रोटॉन है वह जो है से किसी दूरी से सेपरेट है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रेशियो हम निकालेंगे तो 10⁻36 आता है। और अगर दो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, उसके बीच अगर हम निकालेंगे तो इसके बाद जो है से इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालेंगे तो 10⁻39 आएगा। तो देखिए कभी भी जो है से इलेक्ट्रिक फोर्स का मान जो है से ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो देखिए दोनों में मान लिया कि अंतर आपसे पूछ दिया गया, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले विद्युत बल आइए, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक लाइन आप समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक आकर्षण बल है, जबकि क्या है, विद्युत बल जो है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है से वह आकर्षण भी हो सकता है, विकर्षण भी हो सकता है। अगर दो सजातीय बल है, माने सेम नेचर का है, तो विकर्षण लेगा, अगर विजातीय है तो आकर्षण लेगा। ऐसा था विद्युत बल के बारे में। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो है वैसा नहीं समझिए। मान लिया कि कहा जाए कि दो प्लस आवेशों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाए, आकर्षण या विकर्षण, तो आपको जो है विकर्षण कभी नहीं नाम लेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। मान लिया कि कह दिया जाए कि एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, उसके बीच में जो है से क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो आकर्षण। और दोनों प्लस है तभी आकर्षण, इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है। लेकिन विद्युत बल जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, यह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ दोनों हो सकता है, माने आकर्षण भी हो सकता है, विकर्षण भी हो सकता है। तो पहला जो है से अंतर हम डिफरेंस में ले आ रहे हैं कि यह आकर्षण या विकर्षण बल है, बट गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यह हमेशा आकर्षण बल होता है। दूसरा ले आ रहे हैं कि यह माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युत बल जो है से यह माध्यम पर निर्भर करता है। 1/4πε जो बताए हैं, तो एप्सिलॉन बताए हैं, तो एप्सिलॉन 0 का मान तो बताए थे 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। एप्सिलॉन आर का मान ईयर के लिए लगभग 1 बताए थे, और हर चीज के लिए अलग अलग होता है, तो प्रकृति पर निर्भर करेगा, माध्यम मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम पर आपको निर्भर करेगा। विद्युत बल जो है से माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा, जबकि यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम से स्वतंत्र होता है। माध्यम से जी जो है से माध्यम से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह जो अभी जो बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कभी भी जो है से गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा आ रहा है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल
और विद्युत बल के बारे में चर्चा करें तो विद्युत बल का मान जो है से गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻42 गुना बड़ा होता है। और विद्युत बल का मान दो प्रोटॉन के बीच विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल का मान जो है से गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना बड़ा होता है। आप समझ जाइए कितना बड़ा है। तो इसलिए तीसरा अंतर में दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा यह बल है और यह जो है से क्या है, बहुत छोटा बल है। तो इस तरह से यहाँ आ गया। अब आइए अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए मान लिया कि यहाँ पर एक क्यू आवेश है, Q1 Q2 और Q3 के कारण जो है से इस पर जो फोर्स लग रहा है वह क्रमशः F1 F2 तथा F3 है। तो कह रहा है यह अध्यारोपण सिद्धांत आपका कहता है कि किसी आवेश पर सिंगल फोर्स पर, सिंगल चार्ज पर माने एकल आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण क्रियाशील बल का परिणामी जो है, सभी परिणामी जो है सो उनका क्या होता है, जोगफल होता है। माने जितना जितना बल लगाया है उस सभी के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। अब आइए, अब आपको बता रहे हैं रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। तो यानी कि क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर Q/L। तो Q का मात्रक क्या आ जाएगा, कूलम बाई L माने मीटर। तो ऊपर गया तो क्या प्रति मीटर, तो कूलम प्रति मीटर। अब आइए सतह आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कि इकाई क्षेत्रफल पर क्रियाशील क्या, देखिए रैखिक आवेश घनत्व में क्या लिखे थे, इकाई लंबाई पर क्रियाशील बल नहीं लिखिएगा, क्रियाशील आवेश लिखिएगा। देखिए आवेश से न भाग दिया रहा है, क्रियाशील आवेश। और यह जो है से यहाँ पर भी बल नहीं लिख करके आवेश है, आवेश यहाँ पर भी आवेश है। तो देखिए आप रैखिक आवेश घनत्व का मतलब हो गया कि इकाई लंबाई पर क्रियाशील जो है से आवेश। तो देखिए Q/L। और सतह आवेश घनत्व का मतलब हो गया कि इकाई क्षेत्रफल पर क्रियाशील आवेश। तो देखिए Q/A हो गया। और आयतन आवेश घनत्व का मतलब हो गया कि इकाई आयतन पर क्रियाशील आवेश। तो Q/V हो गया, V मतलब वॉल्यूम। तो देखिए एकड़ मात्रक हो गया कूलम मीटर, एकड़ प्रति मीटर, एकड़ कूलम प्रति मीटर, स्क्वायर कूलम क्या हो गया, अब मीटर को पावर -3 है प्रति घन मीटर। अब आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं, तो देखिए इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है कि इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मान लिया कि यह जो है से विद्युत क्षेत्र है, यह जो है से किसी आवेश के कारण इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, विद्युतमय बन गया है। और इसमें जो है से Q आवेश को हम ला रहे हैं। तो Q आवेश को ला रहे हैं तब मान लिया कि F बल हमको अनुभव करना पड़ रहा है। तो चूंकि Q आवेश को ला रहे हैं तो Q आवेश को लाने में F बल अनुभव करना पड़ रहा है, इसलिए परिभाषा है कि इकाई धनात्मक आवेश यानी एक आवेश को लाएंगे तो F क्या आ जाएगा, Q आएगा। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तब इसको याद रखिएगा। तो इसका मात्रक क्या बनाइएगा, देखिए F का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलम, कूलम को ऊपर लेके जाइएगा तो न्यूटन प्रति कूलम। यह एक सदिश राशि है, इसलिए देखिए तीर दे दिया है क्योंकि यह एक प्रकार का बल है। अब आइए विद्युत विभव। तो इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युतमय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है से विद्युत विभव कहलाता है। मान लिया कि यह जो है से इलेक्ट्रिफाइड क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हम Q आवेश को ला रहे हैं। तो मान लिया कि हमको W वर्क करना पड़ रहा है। तो चूंकि Q आवेश के ला रहे हैं तो हमको W वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए इकाई आवेश के लाएंगे तो W क्या करना पड़ेगा, वर्क Q। तो इसी को कहा जाता है V। इसको जो है से V से सूचित किया जाता है। तो यह आपको क्या आ गया, तो अब एक मात्रक बनाइए। तो देखिए यहाँ तक याद रखिएगा कि V बराबर क्या, W/Q। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, जूल है, इसका कूलम आएगा तो जूल प्रति कूलम आ जाएगा, जूल प्रति कूलम, इसका कूलम हो जाएगा ऊपर जाएगा। और यह जो है से अदिश राशि आ जाएगा। अदिश राशि इसलिए आ जाएगा कि यह एक प्रकार का क्या है, किया गया कार्य है और यह एक प्रकार का बल था, इसलिए यह जो है से सदिश राशि आपका था। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और विद्युत विभव को हम भी से लिखे थे।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यूनिट डायमेंशन जरा सा बताते हैं। देखिए तो ई बराबर एफ बाई क्यू बताए थे, तो ई बराबर एफ बाई क्यू, तो एफ का देखिए बीमा क्या आ गया, तो एम एल टी को पावर -2 और क्यू बराबर आई टी, तो आई टी लिख दिए। तो अब आ गया एम एल और टी को पावर -3 आ जाएगा, यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा -1 तो -3 हो जाएगा, आई को पावर क्या जाएगा -1। देखिए विद्युत विभव के क्यू बाई डब्लू बाई क्यू बताए हैं, तो डब्लू का मतलब कार्य बल गुने दूरी, तो बल के देखिए एम एल टी को पावर -2 इंटू क्या है दूरी है, बल गुने दूरी, तो देखिए दूरी लिख दिए एल, अब बटे आवेश है तो आई टी लिख दिए, तो देखिए एम है एल क्या आ जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा, एल देखिए 2 आ जाएगा, और टी को पार क्या आ जाएगा -2 है, आई ऊपर गया तो -3, आई ऊपर जाएगा तो -1। तो इस तरह से इसकी बीमा हो गया। और मात्रक तो बताइए दिए थे, मात्रक आपका जो है से इसका क्या बताए थे न्यूटन प्रति कूलम, और इसका मात्रक जो है से क्या बताए थे जूल प्रति कूलम। यह जो है से आपका सदिश राशि बताए थे, यह अदिश राशि इसलिए कि यह एक प्रकार का कार्य है। अब आइए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लिया कि यहाँ क्यू आवेश है, इसे आर दूरी पर 1 कूलम का आवेश है, तो अगर कूलम का हम नियम लगाएंगे तो कूलम के नियम से बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू 1/r² आ जाएगा। बट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अगर हम चलें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है कि इकाई धनात्मक आवेश को यानी इकाई कूलम 1 कूलम के आवेश को, तो यहाँ पर एफ जो है से ई का काम करने लगेगा, तो एफ बराबर ही आ गया, तो इसका जगह पर बी रख दीजिए, ई बराबर क्या आ गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। यह आ गया आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना से काम चल जाएगा, न्यूमेरिकल से बनाना है तो इतना से काम चलेगा, 9 × 10 को पावर 9 एक जगह पर लिख दीजिए, आई क्यू बाई क्या लिख दीजिएगा आर स्क्वायर ई बराबर ही आ गया, इससे आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब इसके बाद जो है से आइए यहाँ पर विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखिए क्या है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनात्मक आवेश जिस पाथ पर चलता है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्वतंत्र धनात्मक आवेश जिस पाथ पर चलता है उस पाथ को क्या कहा जाता है विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ जो है प्लस आवेश है, माइनस आवेश है, यह जो है से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो देखिए यह जो है से यहाँ इधर प्लस से चल रहा है निगेटिव में घुस रहा है, प्लस से चल रहा है निगेटिव में घुस रहा है। तो देखिए अब इसकी विशेषताएं यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा परीक्षा में जो है से आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के कुछ विशेषता आप लिखिए, 5 विशेषता लिखिए। तो सबसे पहले कि यह काल्पनिक रेखाएं होती है, इट इज इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ये पॉजिटिव से निकलकर ये पॉजिटिव देखिए पॉजिटिव से निकल रहा है, ये पॉजिटिव से निकलकर माने यह धन आवेश से निकलकर क्या ऋण आवेश में प्रवेश करती है। इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यह पॉजिटिव से क्या नेगेटिव की ओर जाती है। रेखाओं की संख्या अनंत होती है, एगो दूगो रेखा नहीं निकलता है, अनंत रेखा निकलता है, बहुत सा आपका रेखा निकलेगा, ऐसे है देखिए यहाँ पर जो है, लेकिन एक दूसरे को ही काटेगा नहीं, देखिए ऐसा ही निकल रहा है। तो इन रेखाओं की संख्या अनंत होती है। ध्रुवों पर एक रेखाएं नजदीक होती है, देखिए ध्रुव के पास ये रेखाएं नजदीक में आ गया, निकटता होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर यह एक दूसरे को काट देगी तो प्रतिच्छेद जो बिंदु होगा, छेदन बिंदु होगा, उस छेदन बिंदु पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं मिलती है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर जो है से काट दिया, देखिए प्लस है तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर अगर जो है से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कैसे खींचा जाएगा, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाएगा, तो एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, जबकि ज्योमेट्री क्या कहता है कि किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए यह स्पर्श रेखा जो है
या विद्युत या लाइन जो है, इस लाइन के किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा जानना है तो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा कीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को आपको बतलाता है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है से लिख दिए हैं कि यहाँ पर लिख दिए हैं कि क्षेत्र, देखिए रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, रेखा जो है के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतलाता है। या टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि रेखा जो हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखा हुआ, उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वह विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। फिर देखिए इसका विशेषता है कि इकाई क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। देखिए इसको टिक लगा दिया है। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अलग डेफिनेशन दे रहा है। क्या दे रहा है कि इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और विद्युत बल, देखिए एक है यहाँ पर लिख दिया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पर सघन होती है, जहां पर उनका डेंसिटी ज्यादा होता है, उस क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अधिक होता है। तो देखिए सघन रेखा वाला क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक होता है। इस तरह से हो गया। ये रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है, जो चालक है उस तल के क्या होती है, लंबवत होती है। फिर देखिए यह जो है से क्वेश्चन जो है से हमेशा पूछ दिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इतना मात्र लिखिएगा कि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा मिलती है जो असंभव है। देखिए यहाँ पर जो है से प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु पर देखिए एक ही स्पर्श रेखा खींच दिए, एक ही खींच दिए। तो हम आपको बताए हैं कि स्पर्श रेखा के किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया, यानी दो दिशा को बता दिया, जो असंभव है एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यह जो है से 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर भी हो गया। अब आइए यहाँ के बाद आप आइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अलग चीज आ गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं। तो देखिए मान लिया कि माइनस की व प्लस की दो आवेश जो है से बहुत छोटा दूरी से अल्प दूरी 12 से मान लिया कि अलग अलग है। एक माइनस की आवेश है और एक प्लस की आवेश है। दोनों जो है माने आवेश का परिमाण दोनों का सेम है, लेकिन नेचर विपरीत है। एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों एक छोटी दूरी से क्या है कि सेपरेट है, अलग है। मान लिया कि माइनस क्यू तथा प्लस की दो आवेश अल्प दूरी 12 से पृथक है। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हो गया, जिसको हम P से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे डायरेक्शन देखिए तीर दे दिया है। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हो गया कि दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण आप लीजिए, मतलब निगेटिव पॉजिटिव नहीं, सिर्फ जो है उसका परिमाण लीजिए, क्यू ले लिए, दोनों में से कोई एक, इंटू दोनों के बीच की दूरी, इसी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या हो गया, क्यू का मात्रक कूलम दे दीजिएगा, और 12 मतलब दूरी, इसका मात्रक मीटर दीजिएगा तो कूलम में मीटर आ गया। इसका एक प्रचलित मात्रक जो है सब बहुत फेमस है, इसको पूछा जाता है, डेबाई है। डेबाई एक वैज्ञानिक का नाम था। तो देखिए 1 कूलम में मीटर, इसको सेंटीमीटर नहीं कहिएगा, 1 कूलम में मीटर का मतलब होता है 3 × 10⁻29 डेबाई। तब देखिए विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा देने के लिए आएगा, तो आप ऐसे दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर लिख दिया है, यदि दो समान तथा विपरीत प्रकृति, माने एक प्लस एक माइनस, यदि दो समान तथा विपरीत प्रकृति, देखिए दो समान है ना, ए क्यू है बी क्यू है, और विपरीत प्रकृति है, वो माइनस है वो प्लस है। यदि दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी से अलग हों, अल्प दूरी से पृथक हों, तो वे विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो यह विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा दे दीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे दीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी
यह जो डुअल दूरी है, विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण का गुणनफल जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको P से लिखते हैं। इसको हम सारा चीज बता दिए। अब इसको जो है यूनिट भी बता दिए कि कूलम मीटर आ गया। और इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट जो बहुत पूछा जाता है वह आपका आ गया क्या, डेबाई।